अध्याय 11। महल की एक महिला सदस्य सन रोंगहुआ न तो गुणी थी और न ही प्रतिभाशाली, और वह सद्गुणों का पालन नहीं करती थी। अब उसका खिताब रद्द कर दिया गया और उसे ठंडे महल में निर्वासित कर दिया गया। सम्राट की इच्छा के बिना उसे जाने की अनुमति नहीं थी। एक सन रोंगहुआ जो केवल कुछ महीनों के लिए प्रसिद्धि में आई थी, उसे बुरी तरह से नीचे गिरना पड़ा। उसने सन परिवार को फंसाया, जिस पर सम्राट ने अपने बच्चों को ठीक से न पढ़ाने का भी आरोप लगाया और उसे 3 रैंक से पदावनत कर दिया गया। अंत में दरबार में सन परिवार की शक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। त्रियु परिवार, जो टोन परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध रखता था, ने भी अपना दाहिना हाथ खो दिया। केवल ट्रांग परिवार ने हमेशा की तरह काम किया, चिउ सुंग नगी के लिए स्मारक प्रस्तुत करने का अवसर नहीं लिया। जब सम्राट ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा कि उनकी बेटी ने शाही परिवार में शादी की थी और जब शादी होगी तो वे अपने पति का अनुसरण करेंगी। उन सभी ने सम्राट की बात सुनी और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। सम्राट ट्रांग परिवार की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने ट्रांग परिवार के सबसे बड़े बेटे को, जो लोक निर्माण मंत्रालय में था, उनके लिए एक सांत्वना के रूप में वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया। बाकी लोगों ने देखा और मन ही मन कोसते रहे। लॉर्ड ट्रांग वाकई एक बूढ़ा लोमड़ी था। उसने न केवल सम्राट के सामने एक अच्छी छाप छोड़ी, बल्कि उसने अपने बेटे के लिए एक उज्जवल भविष्य भी पाया। हालांकि लोक निर्माण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों ही 6 मंत्रालयों का हिस्सा थे, लेकिन कौन नहीं देख सकता था कि कौन बेहतर था और कौन बुरा। टकरा जाना। रानी, जो हमेशा एक नेक इंसान की भूमिका निभाती थी, अब इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना चाय का प्याला तोड़ दिया। ठंडे महल में अपने चचेरे भाई के बारे में सोचते हुए वह मन ही मन खुद से नफरत करने लगी कि वह लोगों को पढ़ना नहीं जानती। उसने उस समय महल में ऐसे मूर्ख व्यक्ति को क्यों लाया, जिससे अब उसका चेहरा खराब हो रहा है। महाराज, हुआन गोक चाय का दूसरा कप रखने के लिए आगे बढ़ी और अपने मालिक को आश्वस्त करते हुए बोली, आज महामहिम को दंडित करने का कोई इरादा नहीं है। महामहिम इतने परेशान क्यों हैं? बस ऐसा मान ले कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अतीत में जो कुछ भी हुआ, आज भी वही है। इस महल को क्यों नहीं पता कि क्या करना है? लेकिन यह सोचकर कि यहाँ हर कोई सरल नहीं है, इस महल को सिरदर्द है। महारानी ने अपना चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और अपने दिल में निराशा को दबाने की कोशिश की। पत्नी झाओ का पक्ष कैसा है? कल शाही चिकित्सक ने कहा कि उसका गला पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। आप किसी को भेजकर पता करवाइए। अगर हाय हुआ महल को किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। महाराज, चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है। आपने कई दिनों से आराम नहीं किया है। आप कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेते? हुआ नोक कई वर्षों से रानी के साथ महल में आता रहा है। रानी को इस तरह देखकर वह बहुत चिंतित हो जाता है। मैं 4 महलों में कैसे सो सकता हूँ? रानी ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। कमल के तालाब के नीचे पानी वाली घास किसने फेंकी? क्या वह अभी तक मिल गई है? हुआन गोक ने गंभीर होकर अपना सिर हिलाया। इस नौकर ने जांच की और पाया कि कुछ दिन पहले कमल के तालाब के पास से गुजरने वाले लोगों में हाय हुआ महल के नौकर के अलावा कई अन्य मालिकों के लोग भी थे। वे सभी संदिग्ध लग रहे थे, लेकिन जो भी व्यक्ति वहां से गुजरा, उसका अपना काम था। यह नौकर बेकार है। आपको खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इस तरह का व्यक्ति जो ऐसा कुछ करता है, उसका पर्दाफाश बिल्कुल नहीं होगा। रानी ने हाथ हिलाकर कहा, इस मामले की आगे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ नगोक ने महारानी की ओर देखा जो शांत हो गई थी, और उन्होंने कहा, हाँ, गर्मी हमेशा से ही लोगों को चिड़चिड़ा बना देती थी,
और जैसे जैसे गर्मी का मौसम खत्म होता गया, कड़ी धूप ने लोगों को और भी असहज कर दिया। चांग लेक येन अपने महल में आराम कर रही थी। उसे ठंडक पहुंचाने के लिए ढेर सारे फल और बर्फ रखी हुई थी, और सम्राट के अक्सर मिलने आने के कारण नौकरों ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अपने हाथ में रेशम का धागा देखते हुए चांग लेक येन शाही उपपत्नी की कुर्सी पर झुक गई। उसकी अभिव्यक्ति खुशी और सहजता से भरी हुई थी। महाराज, शाही चिकित्सक आपकी नाड़ी जांचने आए हैं और बाहर इंतजार कर रहे हैं। थिना ट्रुक अंदर आई और उसने देखा कि उसका मालिक रेशम के धागे को देख रहा है। उसे तुरंत वह जलीय घास याद आ गई जिसे उसने कमल के तालाब से निकाला था और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसे अंदर आने दे, रेशम का धागा एक तरफ रखते हुए चांग लेक येन मुस्कुराई। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी कर्कश थी, लेकिन सुनने वाले को दुख महसूस करा रही थी। मैं शाही उपपत्नी चियो को नमस्कार करता हूँ। शाही चिकित्सक लू, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। झुआंग लोयान मुस्कुराई और उसने शाही चिकित्सक लू के खड़े होने का इंतजार किया और अपने बगल में खड़ी महल की नौकरानी को उसकी कलाई पर रेशम का धागा लपेटकर उसकी नाड़ी देखने दिया। हर बार जब वह ऐसा करती थी, तो वह चीनी चिकित्सा के चमत्कारों की प्रशंसा करना चाहती थी। शाही चिकित्सक लू ने कई सालों तक शाही अस्पताल में काम किया था और उसने कई ऐसी काली चीजें देखी थी जो दूसरों को नहीं पता हो सकती थी। इस तरह की उपपत्नी जो शाही उपपत्नी झाओ की तरह पक्षपाती और घमंडी नहीं थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे वह सबसे ज्यादा अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसी महिलाएं हमेशा लंबी उम्र जीती थी और सम्राट द्वारा उनका महत्व दिया जाने वाला समय भी और भी लंबा था। मास्टर चियू की सेहत में बहुत सुधार हुआ है। उन्हें बस गर्मी और हवा से बचने की जरूरत है। वे अगले कुछ दिनों तक मसालेदार खाना नहीं खा सकते, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। शाही चिकित्सक ने बहुत ही चतुराई से बात की। सतह पर उसने केवल चांग लेक येन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया, लेकिन गुप्त रूप से वह अपनी सद्भावना व्यक्त करना चाहता था। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब यह भी था कि वह सम्राट की सेवा कर सकता था। थिना ट्रुक और वान टिच जो उसके बगल में सेवा कर रहे थे, ने यह सुना और तुरंत शाही चिकित्सक के लिए कुछ इनाम निकाले। क्या हरम इस तरह एक दूसरे का फायदा नहीं उठा रहा था? अगर दोनों पक्षों के बीच समान हित होते, तो कुछ छोटी मोटी बातें थोड़ी बर्दाश्त की जा सकती थी। शाही चिकित्सक चला गया। चांग लेक येन ने कमरे में महल की नौकरानियों को देखा, अपना हाथ हिलाया। थिना ट्रुक और वान टिच रह सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, बाकी सभी जा सकते हैं। हाँ, नौकर धीरे से पीछे हट गया। चांग लेक येन ने रेशम के धागे को मेज पर मोड़ दिया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि टू चियू डुंग इस चाल को जानता होगा। अगर वह वाकई तैरना नहीं जानती थी, तो चाहे वह कोई भी रणनीति अपना ले, फिर भी वह अपनी जान गंवा देगी। बॉर्डोर में रहने वाली महिलाएं स्वाभाविक रूप से तैर नहीं सकती थी। अगर वह पानी में कूद गई और घास फूस में फंस गई, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। चियू डुंग ने जो कदम उठाया, उससे चाहे वह उसकी जान गई हो या टोन डुंग हुआ कि दूसरे व्यक्ति को निश्चित रूप से सम्राट द्वारा दंडित किया जाएगा। यह वास्तव में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना था। केवल एक चीज जो उसकी योजना से बाहर थी, वह यह थी कि चांग लेक येन को तैरना आता था। चांग लेक येन ने उलझे हुए धागे को कप के किनारे फेंक दिया, चाय के पानी में फंसे सफेद धागे को देखा और शांति से कहा, प्राचीन काल से हमारे हाय हुआ महल के लोग अक्सर गहरी नींद में सोते हैं। रात में वे कुछ भी नहीं देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। यह चाय ठंडी है, इसे बाहर निकालो और डालो। हाँ, वैन टिच ने चाय का प्याला उठाया। थिना ट्रुक ने पंखा लिया और चांग लेक येन को पंखा झलने के लिए आगे बढ़ी।
अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, मास्टर, तू चियोडोंग ने कैसे अनुमान लगाया कि टोन डोंगहुआ ऐसा करेगा? या तो सन रोंगहुआ के पास उसका कोई है, या ट्रांग लेकयेन ने हल्के से मुस्कुराया, शायद यह व्यक्ति उसे झील में धकेलने के लिए किसी को भेजने की योजना बना रहा था। चाहे वह कोई भी हो, यह तुची महारानी निश्चित रूप से उससे निपटना चाहती थी। थिनर ट्रुक ने भी ट्रांग लेकयेन के शब्दों में छिपे अर्थ को सुना। अपने दांत पीसते हुए कहा, बहुत अच्छी गणना। ऐसी छोटी मोटी चाल क्या है? ट्रांग लेकयेन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जम्हाई ली। इस महल में कौन सी औरत है जो लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाती? अगर तू चियोडोंग में ऐसा करने की हिम्मत है, तो एक बार पता चलने पर वह काले को सफेद में बदलने की हिम्मत रखेगी। हर जगह जासूस हैं। थिनर ट्रुक को उम्मीद नहीं थी कि इस मामले पर बात करते समय ट्रांग लेकयेन इतनी शांत रहेगी। उसने थोड़ी निराशा से पूछा, क्या यह संभव है कि स्वामी पीड़ित होने के लिए तैयार है और उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाने दे? नुकसान सहने का क्या मतलब है? ट्रांग लेकयेन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई। उसके भाई और माँ और इस शरीर के मालिक को उसके कारण पदोन्नति मिली थी। सम्राट के रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। कम से कम अब उसने उसकी नज़र पकड़ ली थी। चाहे वह आशीर्वाद था या अभिशाप, अभी भी अज्ञात था। शाही मेज के सामने फोंग कैन ने तुच्छ स्मारकों के ढेर को बंद कर दिया। अपने सिर को काओ डुक ट्रुंग को देखने के लिए उठाया जो उसके बगल में खड़ा था। काओ डुक ट्रुंग, शाही उपपत्नी चिऊ सुंग नगी ही हुआ कैसी हैं? महाराज, अभी अभी इंपीरियल अस्पताल के लोगों ने बताया कि लॉर्ड झाओ ठीक है। बस उनकी आवाज अभी भी थोड़ी कर्कश है। इन दिनों उन्हें मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, गर्मी और हवा से बचना चाहिए। यह जानते हुए कि सम्राट को हाय हुआ पैलेस के मालिक में कुछ दिलचस्पी थी, काओ डुक ट्रुंग ने उससे संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया। यदि ऐसा है, तो सेंट्रल पैलेस से कहिए कि वह हाय हुआ पैलेस में पर्याप्त बर्फ भेजे और अधिक ताज़े फल भी भेजें। फोंग कैन ने कुछ देर सोचा। आसानी से किसी को शाही उपपत्नी चियो से पूछने के लिए भेजो, क्या हाय हुआ महल में रसोइये का कौशल अच्छा है? अगर यह काम नहीं करता है, तो किसी और को बदल दो। महाराज, कृपया सावधान रहें। मैं तुरंत किसी को बुलाकर पूछूंगा। काओ डुक ट्रुंग ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए पूछा। अभी अभी खोजे ने देखा कि महामहिम व्यस्त थे और उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं हुई। इस सेवक ने खोजे की ओर से साहसपूर्वक पूछा, क्या महामहिम ने आज कार्ड पलटा? अगर कंसोर्ट चियो ठीक हो गई है, तो आज रात ही हुआ पैलेस जाए। फोंग कैन ने फिर से स्मारक उठाया। पत्नी चियो काफी सदमे में है, हमें आकर उसे थोड़ा सा सांत्वना देनी चाहिए। हाँ, काओ डुक ट्रुंग ने देखा कि सम्राट बोलना जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। हालांकि उसके दिल में यह बात उठने लगी कि क्या उसने पहले कभी हाय हुआ महल के मालिक के साथ लापरवाही बरती थी। वस्तुगत रूप से कहा जाए तो सम्राट का हाय हुआ महल के इस स्वामी के प्रति कुछ विशेष अनुग्रह है। तुमने कहा कि आज सम्राट ने हाय हुआ महल को चुना है। नौकर की रिपोर्ट सुनकर उपपत्नी येन के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। उसने अपने हाथ में एक फूल की कली दबाई और ठंडे स्वर में कहा, वह वाकई बहुत साजिश कर रही है। सन डोंगहुआ की शक्ति गिर गई है, यहाँ तक कि महारानी को भी फंसाया गया है और उनकी प्रतिष्ठा खो गई है। केवल इस शाही उपपत्नी चियो सुंग को सम्राट का समर्थन प्राप्त है, यहाँ तक कि उसके मायके के परिवार को भी अनुग्रह प्राप्त हुआ है। एक बार झील में गिरने से और बहुत बड़ा लाभ हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वह मर जाए। सम्राट के शीहे महल में आने की बात सभी की उम्मीदों के अनुरूप थी, और साथ ही यह कुछ ऐसा था जिसने उन्हें अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया।
लेकिन किसी ने भी बाहर निकलकर शाही उपपत्नी झाओ के लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे अपने दिलों में नाराज थे, फिर भी वे सतह पर मुस्कुराए और खुशी से हंसे। राक्षसों के लड़ने के बाद ट्रांग लैक सम्राट की छाती के करीब झुक गई। आज रात यह आदमी बहुत ही विनम्र था और उसकी हालत के बारे में काफी चिंतित लग रहा था। इससे ट्रांग लैक को लगा कि कॉमरेड सम्राट अभी पूरी तरह से जानवर नहीं थे। शायद वह दिन में बहुत सो गई थी, लेकिन इस समय ट्रांग लैक को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह बस सम्राट की छाती से चिपकी रही, जैसे कि वह छोड़ना नहीं चाहती थी। रात की हर हरकत को सुनने के लिए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी। मेरी रखैल सो नहीं सकती। रात शांत थी। अचानक सम्राट की आवाज आई। ट्रांग लैक को उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जाग रहे होंगे। एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर बोले, महाराज अभी भी सोए नहीं हैं। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? बोलने के बाद उसने अपना सिर सम्राट की छाती से दूर कर लिया। उस व्यक्ति को वापस पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके ठंडे मुलायम बालों को सहलाते हुए। फोंग कैन की आवाज थोड़ी कर्कश थी। एक सुंदरी को अपनी बाहों में लेकर मैं कैसे सो सकता हूँ? बोलने के बाद उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लेटे हुए व्यक्ति के गाल को हल्के से चूमा। हालांकि यह चेहरा सबसे सुंदर नहीं था, यह साफ था और इसमें पाउडर या मेकअप की कोई गंध नहीं थी। हर बार जब वह इसे देखता तो वह इसे कुछ बार चूमना चाहता था। अंधेरे में ट्रांग लैक हल्के से मुस्कुराया। बिस्तर पर होने पर यह सम्राट हमेशा बहुत अच्छी तरह से छेड़खानी करता था। उसने भी अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम हमेशा मेरी इसी तरह प्रशंसा करते हैं। मुझे डर है कि एक दिन मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ। वहां तक बोलते बोलते ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो कि ये शब्द बिल्कुल सही नहीं थे। वह रुकी और विषय बदल दिया। आज महल में एक फूल मूर्ति ने कहा कि महामहिम ने मुझे जो कमल के फूल दिए थे वे मौसम से बाहर हैं। फूलों को भी मुरझाने का दिन मिलता है, तो सुंदरियों को मुरझाने का दिन क्यों नहीं मिलता? फोंग कैन ने ट्रांग लैक की पीठ थपथपाई। यह सिर्फ कमल के फूलों का एक गमला है। मेरी उपपत्नी को जो भी फूल पसंद है, मैं किसी से उन्हें लाने के लिए कहूंगा। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी उपपत्नी मुरझाए हुए फूलों के लिए दुखी होगी। तो महाराज की नज़र में मैं एक नश्वर प्राणी हूँ जो केवल खाना पीना जानता है और दुनिया को नहीं समझता। ट्रांग लैक थोड़ा उदास हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे उसे भी पता हो कि वह किस तरह की इंसान है। फोंग कैन जोर से हंसी, फिर थोड़ी देर बाद बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, महल में कभी भी ऐसी रखैलों की कमी नहीं रही है जो जीथर, शतरंज, सुलेख, पेंटिंग, फूल, बर्फ और चांद खेलने में माहिर हैं। मेरी प्यारी रखैल को दूसरों से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। बेशक वह बाकी सभी से अलग है। सेक्स करने के बाद पुरुष जो शब्द कहते हैं वे सभी अविश्वसनीय होते हैं। ट्रांग लैक भी अपनी स्थिति को समझती है, लेकिन वह यह भी जानती है, अगर वह इस आदमी से प्यार करती है तो उन शब्दों को सुनकर वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। कभी कभी किसी व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा पर्याप्त नहीं होती है और उसे व्यक्त करने के लिए शरीर की भाषा का उपयोग करना चाहिए। फोंग कैन को लगता है कि उसकी छाती पर झुका हुआ व्यक्ति थोड़ा कांप रहा है, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पा रहा है। वह सोचने लगा कि उसने कितनी रखैलों के साथ इसी तरह की छेड़खानी की थी और उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी। मेरे लिए महाराज भी सबसे खास है। आवाज थोड़ी कर्कश और कांप रही थी, इसलिए नहीं कि उसका गला अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, फोंग कैन जानता था, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित था। सो जाओ, उसने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई।
आसमान शब्दों को सबसे खास से बदल दिया। इस बार उसने कुछ भी छोटा नहीं कहा। हालांकि उसे ऐसा लगा, लेकिन जो हाथ उसकी पीठ थपथपा रहा था वह बहुत कोमल हो गया। सुबह सुबह सूरज उगने से पहले फोंग कैन पहले ही जाग चुकी थी। उसकी नाजुक कमल जैसी उंगलियों ने उसके कपड़े ठीक किए। फिर उसने जेड पेंडेंट को उसकी बेल्ट पर पहना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे यह पहली बार था जब उसने कोट के लिए उसके कपड़े ठीक करने में उसकी मदद की थी। जाहिर है उसकी भौहें और उसकी आंखों के कोनों में थकान के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अवर्णनीय रूप से स्पष्ट थीं, जैसे कि उसे कल के लिए आशा मिल गई हो, और एक पल में वे चमक उठीं। सम्राट चले गए। कोमल पोशाक में सुंदर लड़की ने झुककर सम्मान व्यक्त किया और थोड़ा सा हिल गई। उसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और धीमी हंसी के साथ कहा, मेरी रखेल ने कल रात बहुत मेहनत की है। तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। बोलने के बाद उसकी मुस्कान को फूल की तरह चमकते हुए देखकर वह पलटा और बाहर चला गया। सम्राटों को अपना सिर घुमाना पसंद नहीं था। उनकी नज़र में हमेशा दूसरे लोग उन्हें जाते हुए देख रहे होते थे। उन्हें कभी भी उन लोगों की नज़रों की परवाह नहीं थी जो उन्हें देख रहे थे, क्योंकि बिना देखे ही वे जानते थे कि उस व्यक्ति की आंखों में हमेशा सम्मान, डर और बेचैनी होती है। फेंग जिन दरवाजे की ओर चला गया। किसी कारण से, बिना किसी उम्मीद के, उसने अचानक अपना सिर घुमाया। एक मोड़ के साथ उसने एक महिला की आंखों में अछूता प्यार देखा। यह नज़र ऐसी लग रही थी जैसे उसने पहले भी उसे देखा हो, लेकिन उस समय उसने इसे बहुत जल्दी छिपा लिया था, और उस समय उसे परवाह नहीं थी कि उसकी आंखों में किस तरह की भावनाएं थी। चियू सुंग नगी को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट अपना सिर घुमाकर पीछे देखेगा। थोड़ा चौंका, फिर उसने अपना सिर झुकाया और पूछा, महाराज, क्या आप कुछ भूल गए हैं? नहीं, फोंग कैन ने शांति से कहा, अच्छी तरह आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सम्राट की गाड़ी हाय हुआ पैलेस से निकलकर किम लोन पैलेस की ओर बढ़ रही थी। अभी भोर नहीं हुई थी, इसलिए आसमान में कुछ टिमटिमाते तारे अभी भी दिखाई दे रहे थे। काओ डुक ट्रुंग ने अपना सिर झुकाया और राजा की पालकी के साथ साथ चलने लगा। पूरा रास्ता शांत था। भीतरी महल से बाहर निकलते ही उसे अचानक सम्राट की आवाज सुनाई दी, काओ डुक ट्रुंग, बाद में आप किसी को कमल के फूल की नक्काशी के साथ 8 खजाने वाले लापीस लाजुली कप को हाय हुआ महल में लाने के लिए कहेंगे। हाँ, महाराज। काओ डुक ट्रुंग चौंक गया। वहां केवल कुछ 8 खजाने वाले लापीस लाजुली कप थे, और नक्काशीदार फूलों वाला कप और भी अधिक उत्तम और सुंदर था। क्या सम्राट इसे हाय हुआ महल के मालिक को देना चाहते थे? अगर उसे सही से याद है, तो महल में केवल महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू को ही 8 खजाने वाले लापीस लाजुली कप से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कि हाल के वर्षों में बहुत पसंदीदा शाही कुलीन पत्नी यान को भी सम्मानित नहीं किया गया था। शाही पत्नी झाओ के सत्ता से गिरने से पहले के दिन को याद करते हुए गाओ देजोंग ने आह भरी। हरम में उतार चढ़ाव थे। अंतिम क्षण तक यह अज्ञात था कि कौन जीतेगा या हारेगा। महारानी विधवा के महल में केवल उच्च पद वाली कुछ रखैलों को बैठने की अनुमति थी। झुआंग लोयान शाही पत्नी जू के नीचे बैठी थी। अन्य सहकर्मियों के साथ महारानी विधवा का महिलाओं के गुणों पर व्याख्यान सुन रही थी। महारानी विधवा द्वारा कुछ तुच्छ शब्द कहने के बाद उसने झुआंग लोयान की ओर देखा जो सीधे और सम्मानपूर्वक बैठा था, और पूछा, मैंने दूसरे दिन सुना कि किसी अयोग्य व्यक्ति ने शाही पत्नी झाओ को झील में गिरा दिया। क्या वह अब ठीक हो गई है? महारानी को परेशान करने के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ। चांग लेक येन खड़ा हुआ और झुक गया।
रानी माँ को चिंता में डालते हुए, यह उपपत्नी वास्तव में दोषी है। तुम बिना कारण कष्ट झेल रहे हो। तुमने क्या अपराध किया है? रानी माँ ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उसे बैठने दिया, फिर आह भरते हुए कहा, सौभाग्य से सम्राट बुद्धिमान है और उन्होंने आपको अन्याय नहीं सहने दिया। इस महल में हमेशा ऐसे कुछ लालची लोग होते हैं। हमें उन्हें थोड़ा सावधान करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, महाराज? बहू, कृपया याद रखो कि माँ ने क्या सिखाया था। महारानी ने खुद को ठीक से मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और महारानी डोवगर को सलाम करने के लिए खड़ी हो गई। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि महारानी डोवगर को शाही उपपत्नी झाओ की परवाह नहीं थी। वह केवल महारानी को शर्मिंदा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। अन्यथा वह इतनी बेबाकी से क्यों बोलती? हालांकि इन मामलों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बस उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कोई नाटक देख रहे हों। कंसोर्ट झाओ के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव को देखकर वे अपने दिल में खुश हो गए। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। वह पीड़ित थी। यह सुनकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वास्तव में अनाड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी अनाड़ीपन पर भरोसा किया हो? चाहे रखैले कुछ भी सोचें, ट्रांग लेक येन रानी माँ और महारानी के शतरंज के खेल में शामिल नहीं होने के लिए दृढ़ थी। उनमें से किसी को भी नाराज करने का नतीजा दुखद होगा, और इस स्थिति में कोई भी वास्तव में दोनों पक्षों को खुश नहीं कर सकता था। उसे लगा कि उसके पास वह क्षमता नहीं है और वह इस तरह का काम करने की कोशिश नहीं करेगी। हाल के युद्ध में रानी माँ का ऊपरी हाथ था। ट्रांग लेक येन ने अनखांग महल से रखैलों का पीछा किया, फीनिक्स गाड़ी को जाते हुए देखा, खुद जाने से पहले उच्च दर्जे की रखैलों के पालकी पर चढ़ने का इंतजार किया, यह जानते हुए कि क्या यह एक संयोग था। ट्रांग लेक येन की पालकी और तुओंग हियेन टैन की पालकी एक के बाद एक चली गईं। ट्रांग लेक येन ने एक पल के लिए सोचा और फिर तुओंग हियेन टैन को अपने स्तर पर आने के लिए आमंत्रित किया। उपपत्नी चिएओ की आत्मा में बहुत सुधार हुआ है। उपपत्नी ने पेड़ की छाया के नीचे उसकी प्रशंसा करने की कोशिश की। वह बहुत धीरे से मुस्कुराई, अब मैं अधिक सहज महसूस करती हूँ। याद रखने के लिए धन्यवाद, बहन। ट्रांग लेक येन मुस्कुराया, बस थोड़ा सा पानी में गिर गया था। यह कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बहन वास्तव में उदार है। जियांग जियान किन अभी भी मुस्कुरा रही थी। अचानक बोली, दूसरे दिन महामहिम ने विशेष रूप से शाही कुलीन पत्नी शू को घर आने की अनुमति दी। वास्तव में एक महान उपकार। ट्रांग लेक येन को थोड़ी हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुओंग हियेन टैन उससे इस बारे में बात करेगा। महल में रहने वाली महिलाओं के लिए घर आने जाने की बात तो दूर, अपने परिवार से मिल पाना भी सम्राट की ओर से एक वरदान था। उसके जैसी निम्न श्रेणी की रखैलों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि महारानी और शाही कुलीन पत्नी शू जैसी उच्च श्रेणी वाली रखैलों के लिए भी मुझे डर है कि वे शायद ही साल में एक बार अपने परिवार से मिल पाती होंगी। यह सोचकर ट्रांग लेक येन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। पिछले जन्मों में महल के बारे में सभी प्रकार के टीवी नाटक वास्तव में नकली थे। रखैलों के माता पिता और भाई बहन महल में मिलने जाते थे, जैसे कि बाजार जाना, इस और उससे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा करना। जब वह यहाँ आई तो उसे आखिरकार पता चला कि हरम में राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं है और यह कि महल महिलाओं की आम कब्र है। थोड़ा सोचते हुए ट्रांग लेक येन ने मुस्कुराते हुए कहा, उपपत्नी थुक कई वर्षों से महल में है। अब सम्राट ने विशेष रूप से उसे घर लौटने की अनुमति दी है। जाहिर है कि सम्राट की कृपा समुद्र जितनी महान है। सम्राट की कृपा समुद्र के समान विशाल है। तुओंग हियेन टैन को याद आया। वह कई सालों से महल में थी।
लेकिन अपने परिवार से सिर्फ एक बार ही मिली थी। उस साल मौसम अनुकूल था और सम्राट ने विशेष रूप से रखैलों को सिर्फ उससे नहीं बल्कि उनके रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी थी। ट्रांग लेक येन अभी भी तुओंग हिएन टैन के उसके प्रति रवैये के बारे में अनिश्चित थी। कह रही थी कि वह एक दुश्मन थी, उसने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था और कभी-कभी वह उसे लापरवाही से थोड़ा याद भी दिलाती थी। दोस्त ने कहा, मुझे घसीटने का इरादा नहीं दिखा। यह व्यक्ति बस यहाँ अपने जीवन के बाकी समय शांति से जीने की कोशिश करना चाहता था, साथ ही उदासीनता से दूसरों को कार्य करते हुए देख रहा था। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन ने ट्रांग लेक येन को स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि एक पसंदीदा उपपत्नी को किस तरह का व्यवहार मिलेगा। एक गुणी उपपत्नी, जिसे महल में एक स्वामी माना जाता है, न बहुत बड़ी और न बहुत छोटी, फिर भी वह एक सक्षम शाही चिकित्सक को भी नियुक्त नहीं कर सकती थी और उसके पास दैनिक आवश्यकताओं का अभाव था। ट्रांग लेक येन जैसे जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा जीवन वास्तव में आरामदायक नहीं माना जा सकता है। लेकिन इस उपपत्नी तुओंग हिएन टैन ने मुझे बिना किसी कारण के कभी भी बेकार शब्द नहीं कहे। इस बार उसने सम्राट द्वारा थुक क्वीफी को घर आने की अनुमति देने की बात का क्या मतलब निकाला? क्या यह मुझे यह याद दिलाने के लिए है कि शाही उपपत्नी थुक को कितना अधिक तरजीह दी जाती है ताकि मैं सावधान रह सकूं? या फिर इसका कोई और छिपा हुआ अर्थ है? इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू की कहानी उसके परिवार की यात्रा करने के लिए घर लौटने में सक्षम थी। दोनों पक्षों के लिए झटका दिया। सम्राट की कृपा जब इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू को अपने परिवार का दौरा करने के लिए घर लौटने की अनुमति दी गई। क्या महारानी ने कंसोर्ट चियू के लिए चीजें मुश्किल बना दी या नहीं? क्योंकि अगर कंसोर्ट चियू न होती तो महारानी इतनी शर्मिंदा नहीं होती। लेकिन यह अफसोस की बात है, रानी इतने लंबे समय से महल में रह रही है, जाहिर है कि वह गुस्से के एक पल के कारण जल्दबाजी में काम नहीं करेगी। इस दौरान कभी-कभी शाही उपपत्नी झाओ के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए लोगों को भेजने के अलावा महारानी ने शाही उपपत्नी झाओ को खुद को पोषित करने के लिए कई पुरस्कार भी दिए, जो एक महारानी की उदारता को दर्शाता है, जिससे बाहरी लोग जो मजा देखना चाहते थे निराश हो गए। जिस दिन शाही उपपत्नी शू घर जाने के लिए महल से बाहर निकली, वह अगले महीने का छठा दिन था। पिछले कुछ दिनों में निचले दर्जे की कई उपपत्नियां शाही उपपत्नी शू को खुश करने के लिए आईं, जबकि अन्य उपपत्नियां बस उदासीनता से देखती रहीं, जैसे कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं था। झुआंग लुओयान ने महल में हाल की गतिविधियों को देखा और अचानक एक प्रसिद्ध अतीत की रचना में उपपत्नियों के घर आने के दृश्य का वर्णन करने वाला एक अंश याद आया जिसे उसने पढ़ा था। यह बहुत सम्मानजनक लग रहा था, लेकिन यह समृद्धि के बीत जाने पर प्रकाश की आखिरी झलक थी। हाल के दिनों में महारानी के प्रति सम्राट का रवैया बहुत नहीं बदला था, लेकिन इस बार उन्होंने शाही कुलीन पत्नी शू को घर वापस आने की अनुमति दी। भले ही ट्रांग लेक येन को पीट कर मार दिया गया हो, लेकिन वह यह नहीं मानेगी कि महारानी के दिल में कोई चिंता नहीं है। इस जगह पर हर महिला दयनीय थी। भले ही उनके हाथ खून से सने हों, लेकिन वे बेहद क्रूर लोग नहीं थे। वे सभी अपने वरिष्ठों के लिए बलिदान हैं, अपने परिवार की शांति और गौरव के लिए अपने जीवन का उपयोग कर रहे हैं। भले ही एक बार जब वे हरम में कदम रखते हैं, तो सम्राट का अनुग्रह प्राप्त करने से उन्हें असीम महिमा मिल सकती है, लेकिन क्या अफसोस है, चाय की पत्तियों को पानी पर धीरे से उड़ाते हुए ट्रांग लेक येन ने अपना सिर उठाया और एक आह भरी। उसके जैसी बहुत कम रखैले थी, जिनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ न हो। जवान, खूबसूरत और जीवन से भरपूर महिलाओं को अपनी जवानी, सपने और यहाँ तक कि अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी पर बर्बाद करनी पड़ी।
कितनी अफसोस की बात है। यदि पिछले जन्म में इस व्यक्ति को अपने समलैंगिक मित्रों से कितना अभिशाप सहना पड़ा होगा। महाराज, रानी ने किसी को यह कहने के लिए भेजा है कि आज दोपहर रानी गुलदाउदी और केकड़ों का आनंद लेने के लिए एक भोज का आयोजन करेंगी। वह आपको इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। थिना ट्रुक ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि उसका स्वामी बिस्तर पर झुका हुआ है। उसके हाथ में चाय का प्याला है और वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। फिर उसने धीमी आवाज में घोषणा की, महलों से कई स्वामी भी आमंत्रित किए गए हैं। इस नौकर ने यह भी सुना है कि सम्राट द्वारा राज्य के मामलों को निपटाने के बाद वह भी आ सकता है। इस समय केकड़ा गुलदाउदी को पुरस्कृत कर रहे हैं। ट्रांग लैक येन ने खिड़की से बाहर चमकती धूप को देखा। यह वह समय नहीं था जब गुलदाउदी सबसे सुंदर तरीके से खिलती थी। नहीं, यह वह समय था जब केकड़े सबसे स्वादिष्ट होते थे। रानी का इससे क्या मतलब था? केकड़े अभी उतने मोटे नहीं हैं और उतने स्वादिष्ट भी नहीं हैं। शायद वे सिर्फ कुछ नया आजमाना चाहते हैं। अगर वे सबसे बढ़िया केकड़े खाना चाहते हैं तो उन्हें 2 महीने और इंतजार करना होगा। थिना ट्रुक मुस्कुराया, मुरझाए हुए फूल को फूलदान में रख दिया। ट्रांग लैक येन को देखा जो अभी भी शांत था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस मौसम में आप बहुत अधिक केकड़ा नहीं खा सकते हैं। भले ही मालिक को यह पसंद हो, आपको इसे सहन करना होगा। अन्यथा यदि आप बहुत अधिक खाएंगे तो आपको ठंडा पेट मिलेगा और यह बहुत परेशानी होगी। क्या आप कुछ ताज़ा स्वाद लेना चाहते हैं? ज्यादा खा नहीं सकते? ट्रांग लैक येन ने मंद मंद मुस्कुराकर अपने हाथ से चाय नीचे रख दी और धीरे धीरे पंखे से खुद को हवा करते हुए कहा, तो मुझे अभी भी ध्यान देना चाहिए। महल के लोगों से पालकी तैयार करने के लिए कहना चाहिए और जब समय आए तो निकल जाना चाहिए। महारानी होने के नाते इन दिनों इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू बाहर खड़े हो गए हैं। वह इस भोज का उपयोग कुछ अधिक सक्रिय हंसी के लिए चेतावनी देने के लिए करना चाहती है। चाहे वह इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू के पक्ष में हो, वह अभी भी एक इंपीरियल नोबल कॉन्सुबाइन है, लेकिन वह इस हरी के रूप में एक सदस्य नहीं है। प्रेस, जो कि हाल ही में इंपीरियल नोबल कंसोर्ट शू बहुत प्रमुख है, जिसने उसे वास्तव में थोड़ा असंतुष्ट कर दिया है। बहुत जल्दी न तो बहुत देर से मेजबान महारानी पहले से ही आ चुकी थी। वह संपर्क कर रही थी और विनम्रता से झुक गई। महारानी उसके साथ बहुत कोमल थी और यहाँ तक कि उसके लिए एक अच्छी स्थिति की व्यवस्था की। उसकी स्थिति दिखाने के लिए पर्याप्त थी। ट्रांग लैक येन के महल में बहुत सम्मानित थे। फिर रखैले 3 या 5 के समूहों में पहुंची। थुक्वीफी और तुतु नगी काफी देर से पहुंची। शाही उपपत्नी थुक ने आड़ू रंग की पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा एक नए खिले आड़ू के फूल की तरह सुंदर था। हालांकि यहाँ कई उपपत्नियां थीं जो शाही उपपत्नी थुक से छोटी थी, फिर भी जब उसकी तुलना की गई तो वे उसके बराबर भी सुंदर नहीं थी। आपकी उपपत्नी रानी को नमस्कार करती है। आपकी उपपत्नी देर से आई है। कृपया मुझे माफ करें। आपकी उपपत्नी शाही कुलीन पत्नी शू अब भी पहले की तरह ही सौम्य और सुंदर थी। हमेशा लोगों को यह एहसास कराती थी कि वह पहली नज़र में एक बहुत अच्छी इंसान है। भले ही वह देर से आई हो, लेकिन वह दूसरों को खुद को लापरवाह नहीं समझने देती। ऐसा व्यक्ति एक ऐसी आभा के साथ पैदा हुआ लगता था जो लोगों को उसके बारे में अच्छा महसूस कराती थी, ताकि जो लोग उसे नहीं जानते थे वे उसके लिए सबसे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें। ट्रांग लैक येन जानता था कि ऐसी महिला बहुत डरावनी थी। उसकी सुंदरता तेजस्वी थी, उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था, वह एक उच्च पृष्ठभूमि से आई थी, उसका दिमाग चालाक था और वह धैर्य रखने में भी अच्छी थी। शाही कुलीन पत्नी शू जैसा व्यक्ति, अगर वह सड़क के अंत तक नहीं पहुंचती
तो उसका दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का दुश्मन होना बहुत मुश्किल और दर्दनाक बात थी। उपपत्नी थुक हाल ही में व्यस्त रही है, उसका थोड़ा देर से आना सामान्य बात है, खासकर जब से मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। महारानी मुस्कुराई। शाही कुलीन पत्नी शू को बैठने दिया, अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे हिजड़े से कहा, अगर शाही कुलीन पत्नी शू और शाही कुलीन पत्नी सू आ गए हैं, तो चलिए भोज शुरू करते हैं। क्या यह जानबूझकर यहाँ बैठे सभी लोगों को यह संकेत नहीं दे रहा है कि अभी जो भोज शुरू हुआ है वह सब शाही कुलीन पत्नी शू और शाही उपपत्नी सू के कारण ही था? महारानी सू बहनों से दुश्मनी करने में माहिर थी। हालांकि यह गुलदाउदी के लिए सही समय नहीं था, लेकिन गुलदाउदी के कीमती बर्तनों को ले जाने से ट्रांग लेक येन की दिलचस्पी फिर भी बढ़ गई। अगर महारानी ने गुलदाउदी का आनंद लेने के लिए कहा था, तो उसे महारानी के किसी भी प्रयास को बर्बाद नहीं करना चाहिए था, है न? केकड़ा खाते समय प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, लेकिन यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को इसे खुद नहीं करना पड़ता। ट्रांग लेक येन ने केकड़ा से भरी रोटी खाई जो उसके अंगूठे से थोड़ी बड़ी थी। थोड़ा पेट भरा हुआ महसूस करते हुए उसने अपना मुंह धोने के लिए गुलदाउदी की चाय का एक घूंट लिया। अपने बगल में रखे रंग बिरंगे फूलों के गमलों को देखकर वह दंग रह गई। सम्राट आ गए हैं। खड़े होने और अपने पेट को थोड़ा हिलाने का अवसर लेते हुए ट्रांग लेक येन ने अपना समारोह समाप्त किया और सम्राट और महारानी को एक साथ बैठे देखा। उसकी आंखें अनायास ही शाही उपपत्नी थुक की मेज पर चली गईं। यह देखकर कि वह अभी भी हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी, उसने सोचा कि क्या वह अपने दिल में भी ऐसे ही मुस्कुरा सकती है। मेरी प्यारी रखैलों, इतना औपचारिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शुरू में आज के भोज में शामिल होने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तैयारी में महारानी की कड़ी मेहनत को देखते हुए मैं महारानी की दयालुता को बर्बाद नहीं कर सकता था। बोलने के बाद उसने खुद महारानी के कटोरे में केकड़े के अंडे की रोटी रखी। यह सुनकर रखैलों ने तुरंत कहा कि महारानी ने कड़ी मेहनत की थी। भोज बहुत शानदार था। बहन झाओ सुंगई को केकड़े के अंडे की रोटी पसंद नहीं है, इसलिए आप केकड़े के मांस और अंडे का व्यंजन आजमा सकती हैं। यह व्यंजन स्वादिष्ट, मुलायम और चिकना नहीं है। यह आपके स्वाद के अनुरूप होना चाहिए। भोज कुछ देर तक जारी रहा। तू चिऊ डोंग ट्रांग लेक येन के ऊपर बैठी और मुस्कुराते हुए धीरे से अपना मुंह खोला। मेज को केकड़ों की एक जोड़ी से सजाया गया है। नींबू और चुना दोनों सुगंधित और नाजुक हैं। एक सिर रूबी और जेड का एक पूरा सिर प्रकट करने के लिए खुलता है। दोनों केकड़ों में सुगंधित शीशम निकलती है। ऐसी विनम्रता, छोटी बहन, इसे जाने मत देना। तांग राजवंश के एक कवि डोंग नगन खिम की कविता केकड़ा का अंश। अनुवाद। पके हुए केकड़ों से भरी एक पूरी ट्रे पहाड़ जितनी ऊंची होती है। नींबू, तेल और नमक डालने से यह और भी स्वादिष्ट हो जाती है। एक हाथ ने जेड जैसे लाल मांस को अलग किया। मोटे पंजे की जोड़ी वास्तव में सुगंधित थी। तो च्यू डोंग के मुंह से अचानक निकली कविता की कुछ पंक्तियों से ट्रांग लेक येन चौंक गई, लेकिन उसने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह देखकर कि सम्राट और महारानी ने यहाँ की हलचल को नोटिस किया था, वह मुस्कुराई और बोली, केकड़े का मांस वास्तव में बहुत अच्छा है, लेकिन गुलदाउदी भी बहुत सुंदर है। छोटी बहन फूलों की प्रशंसा करने में इतनी व्यस्त थी कि वह स्वादिष्ट भोजन के बारे में भूल गई। बोलने के बाद वह खड़ी हुई और सम्राट और महारानी को प्रणाम किया। महारानी द्वारा तैयार किए गए गुलदाउदी वास्तव में बहुत सुंदर हैं। इस उपपत्नी को एक ही समय में दो काम करने की आदत नहीं है। वह गुलदाउदी का आनंद लेने में इतनी लीन थी कि वह भूल गई कि यह केकड़ा पकवान भी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा देखना दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति जो केवल स्वादिष्ट भोजन पसंद करता है, वह फूलों की प्रशंसा करते समय उन्हें खाना भूल जाता है।
यह साबित करता है कि यह गुलदाउदी वास्तव में सुंदर है। यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति जो केवल खाना ही जानता है, जैसे कि च्यू सुंग नगी, फूलों के कारण खाना भूल जाता है। फोंग कैन मुस्कुराया और महारानी को कुछ और इनाम दिए। उसने मुड़कर देखा तो ट्रांग लैक येन थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था, इसलिए उसने मजाक में कहा, महारानी, किसी से कहना याद रखना कि वह बाद में इस आम आदमी के लिए कुछ व्यंजन लाए, नहीं तो जब उसे खाने की याद आएगी तो वह निराश हो जाएगी। सम्राट ने ये कुछ वाक्य कहे। पहली बार सुनने पर यह कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लोगों को लगेगा कि महारानी और शाही उपपत्नी झाओ के बीच का रिश्ता बहुत सामंजस्यपूर्ण और घनिष्ठ था। शाही उपपत्नी शू ने मुस्कुराते हुए सम्राट और महारानी की ओर देखा, फिर जल्दी से अपना सिर झुका लिया। उपस्थित सभी लोग समझ गए कि सम्राट ने यह सबको यह बताने के लिए किया कि महारानी अभी भी इस हरम की मुखिया है। सन रोंगहुआ और शाही उपपत्नी झाओ के बीच का मामला खत्म हो गया है। भविष्य में इस मामले को फिर से महारानी पर न खींचें। हरम में कोई अनाड़ी और बेवकूफ महिला नहीं थी। सभी समझ गए और सम्राट फेंग जिन भी समझ गए। सम्राट और महारानी का मूड बहुत अच्छा था। भोज स्वाभाविक रूप से अंत तक सुचारू रूप से चला गया और कंसोर्ट झाओ को सम्राट द्वारा कुछ समय के लिए चिढ़ाया गया। हर किसी की नज़र में यह चेहरे का नुकसान नहीं था, लेकिन सम्राट को बहुत अच्छा लगता है जब वह कुछ और अधिक ध्यान दे रहा था, क्योंकि यहाँ कई और अधिक इष्ट उपकला थे, जैसे कि ट्रैंग लैक येन। ज्यादातर में उन्हें केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए माना जाता था, न कि बाहरी रूप से इष्ट होने की बात करने के लिए। तूफान में सबसे आगे खड़े होने के लिए इसे एक अच्छी बात नहीं माना गया। अकेले उस घोटाले को छोड़ दे जिसमें अदालत भी शामिल थी। और महल। जब शरद ऋतु की शुरुआती गर्मी धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा खो रही थी, शाही कुलीन पत्नी शू और शाही उपपत्नी जुलूस घर लौट आए। अंधेरी रात में शानदार जुलूस ने सभी उपपत्नियों की आंखें लाल कर दी। धूप और फीनिक्स चित्रों के साथ 8 खजाने की गाड़ी कई लोगों की ईर्ष्या और लालसा के बीच धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई। ट्रांग लैक येन खिड़की के सहारे झुकी हुई थी, बाहर का शोर सुन रही थी। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने अपने बैंग्स को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना सिर बाहर निकाला। आज रात चांद बहुत गोल और चमकीला है न? वान टीच ने कमरे में प्रत्येक मोमबत्ती जलाई, ट्रांग लैक येन के पीछे चला गया और चिंता से कहा, मास्टर, अब शरद ऋतु है, रात ठंडी है, क्या मुझे आपके लिए एक और लबादा लाना चाहिए? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। ट्रांग लैक येन ने पीछे हटकर मुस्कुराते हुए कहा, आज ऐसा ठंडा दिन बहुत कम देखने को मिलता है और यह छोटी बच्ची चाहती है कि मैं ज्यादा कपड़े पहनूं। यह देखकर कि उसके मालिक के चेहरे पर अब भी सामान्य भाव थे और उसे घर की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी, यूनशी ने भी अपने दिल की चिंताओं को दूर कर दिया। दालान में बाहर देखते हुए महल के दिए हवा में टिमटिमा रहे थे। ट्रांग लैक येन ने एक हल्की आह भरी। अतीत में मैंने कभी चांदनी को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज शांति से देखते हुए मैं समझती हूँ कि इतने सारे कवि अपना प्यार चांद को क्यों भेजते हैं। इस नौकर ने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे अभी भी वह कविता याद है जो मेरे मालिक को सबसे ज्यादा पसंद थी। जब मैंने पहली बार चांद देखा था तो वह कौन था? सालों पहले पहली बार मुझ पर चमकने वाला चांद कौन था? लोग जन्म देते हैं। लोग। ट्रोंग नोक हू की कविता स्प्रिंग नदी पर चांदनी रात का अंश, जिसका अनुवाद तान दा ने किया है। लोग सदैव जन्म लेते हैं, कोई भी जीवन समाप्त नहीं हो सकता। 2 साल बाद चांद को देखना बिल्कुल वैसा ही होगा। ट्रांग लैक येन मुस्कुराई, अगले 2 वाक्य पढ़े और धीरे से अपना सिर हिलाया। चांद की रोशनी वास्तव में बहुत खूबसूरत है।
मुझे यह कविता इसलिए पसंद है क्योंकि यह चंद्रमा पर भावनाओं को भेजे बिना दृश्यों और जीवन के समक्ष भावनाओं को व्यक्त करती है। खिड़की से दूर जाते हुए ट्रांग लैक येन ने घृणा से कहा, चांद की रोशनी चंचल है। इसका उपयोग प्यार व्यक्त करने के लिए करने से केवल उस भावना को कलंकित किया जाएगा। मेरी उपपत्नी सही है। मुझे भी लगता है कि चांद सुंदर है। दुर्भाग्य से यह बहुत जल्दी बदल जाता है। मैं वास्तव में अपना प्यार नहीं भेज सकता। दास आपका स्वागत करता है महाराज। वैन टिच को उम्मीद नहीं थी कि सम्राट इस समय अचानक आएंगे। वह चौंक गई और घुटनों के बल झुककर सलामी देने लगी। उसने अपने स्वामी और खुद द्वारा कहे गए हर शब्द पर ध्यान से सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो महल की वर्जनाओं का उल्लंघन करता हो। मैं महामहिम को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। ट्रांग लैक येन भी आश्चर्यचकित और खुश दिखाई दी, बस स्तब्ध और प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। वैन टिच का अभिवादन सुनकर उसने जल्दी से झुककर सलाम किया। मेरी प्यारी रखेल, इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ही तुम्हें चौंका दिया था। फोंग कैन आगे बढ़े और ट्रांग लैक येन का हाथ पकड़ लिया। मैंने वास्तव में अपनी उपपत्नी के साथ गलत किया है। मेरी उपपत्नी में कुछ साहित्यिक प्रतिभा भी है। ट्रांग लैक येन ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। महाराज मुझे फिर से चिढ़ा रहे हैं। मैं तो बस एक कविता पढ़ रही थी। सौभाग्य से उसके पास इस शरीर की स्मृति थी, अन्यथा वह उस कविता को सुनाने में सक्षम नहीं होती। हरम में आधुनिक शिक्षा के इन सभी वर्षों में वह एक अनपढ़ व्यक्ति से बेहतर नहीं थी। जब एक आदमी और एक लड़की एक साथ होते हैं, अगर वे पूरी रात कविता सुनाते हैं तो यह आदमी या तो किताबी कीड़ा होगा या लियू जिया हुई, और जाहिर है कि फेंग जिन उन दोनों श्रेणियों में से किसी में नहीं आता था। इसलिए सितारों और चंद्रमा के बारे में बात करने, कविता और गीतों पर भरोसा करने के बाद उसे कुछ आधिकारिक व्यवसाय करने जाना पड़ा। चांदनी धीरे धीरे कमरे में घुस गई। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। गांव दे झोंग बाहरी कमरे में पहरा दे रहा था, चुपचाप चांदनी को धीरे धीरे आंतरिक कमरे को रोशन करते हुए देख रहा था, जब तक कि चूहे के घंटे के करीब एक छोटा सा नपुंसक चुपके से आया। मैनेजर काओ, शाही कुलीन पत्नी शू घर आने के बाद महल में वापस आ गई है। उसने कहा कि वह सम्राट को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती है। देखो। काओ डुक ट्रुंग ने भीतरी कमरे के दरवाजे की ओर देखा और धीरे से कहा, शाही कुलीन पत्नी शू घर आने के बाद थक गई है। सम्राट शाही कुलीन पत्नी शू से प्यार करता है, इसलिए उसने उसे आज घुटने टेकने और धन्यवाद समारोह से छूट दी है। कल शाही कुलीन पत्नी शू के आराम करने और ठीक होने तक इंतजार करने में बहुत देर नहीं होगी। मैं समझता हूँ। हिजड़े ने सिर झुकाया और बाहर चला गया। उसे सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। काओ डुक ट्रुंग ने अपना हाथ बदला और व्हिस्क थाम लिया। कमरे की तरफ देखा। उसके सामने कोई आवाज नहीं थी। हल्की सी जम्हाई ली, दोनों हिजड़ों को बुलाया, उन्हें सावधान रहने को कहा, फिर आराम करने के लिए अपनी जगह पर लौट आया। जो काम करने थे वे हो चुके हैं। तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए, नहीं तो कल सुबह अगर तुम अपने काम में कोई गलती करोगे तो परेशानी होगी। अगले दिन सम्राट को विदा करने के बाद ट्रांग लैक येन को पता चला कि शाही उपपत्नी थुक केवल 2 घंटे के लिए घर आई थी और कल आधी रात से पहले महल में लौट आई थी। यह सिर्फ कुछ ही घंटे थे। मुझे वहां जाने से क्या फायदा हो सकता था? और जब मैं वापस लौटा तो लोगों के एक समूह द्वारा मेरे साथ ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। यह वास्तव में अच्छी बात नहीं थी। हालांकि उन रखैलों की तुलना में जिन्होंने सालों से अपने परिवारों को नहीं देखा था, शाही कुलीन पत्नी थुक बहुत भाग्यशाली थी। इससे भी अधिक सौभाग्य से वह काफी अनुग्रह प्राप्त थी और महल में उसका दर्जा भी काफी ऊंचा था। यदि वह सिर्फ एक साधारण उपपत्नी होती तो भविष्य में उसका जीवन आसान नहीं होता।
शाही कुलीन पत्नी शू सुबह सुबह महारानी डोवगर, सम्राट और महारानी को धन्यवाद देने के लिए आई और खुशी खुशी जिंग्यांग पैलेस में बैठ गई और अन्य उपपत्नियों के आने और महारानी का अभिवादन करने की प्रतीक्षा करने लगी। हालांकि वह सम्राट से नहीं मिल सकती थी, केवल उसके महल के बाहर झुककर प्रणाम कर सकती थी, लेकिन इससे उसके खुश मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद से घर वापस आने वाली एकमात्र उपपत्नी के रूप में उसके पास खुश रहने के लिए राजधानी थी। दिएप थुगडुंग यहाँ है। यद्यपि दीप थुगडुंग को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वह गर्भवती थी और उसे रानी माँ का प्रबल समर्थन प्राप्त था, फिर भी महल में किसी ने भी उसके लिए चीजें कठिन बनाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह गर्भपात के कारण है या नहीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह बहुत उदास और चिंतित दिख रही हैं, यहाँ तक कि वह उस समय से भी अधिक अंतर्मुखी और विनम्र दिख रही हैं, जब रानी माँ ने पहली बार बुद्ध की पूजा की थी। आपकी उपपत्नी रानी को नमस्कार करती है। दीप थुगडुंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसके शरीर पर लगे पाउडर और रेशम से उसका चेहरा अधिक जीवंत नहीं लग रहा था। हालांकि रानी को रानी माँ द्वारा प्रताड़ित किया गया था, फिर भी उसने सतह पर सामाजिकता का एक बड़ा काम किया। उसने अन्य रखैलों के साथ बातचीत जारी रखने से पहले उसे बैठने दिया। उपपत्नी थुक सुबह सुबह आपको धन्यवाद देने आई थी। क्या आप थक गए हैं? रानी ने विनम्रता से कहा। मैं इतनी सख्त नहीं हूँ। अगर तुम थके हुए हो तो जल्दी घर जाकर आराम करो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। महामहिम का प्यार पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं ठीक हूँ। शाही उपपत्नी थुक मंद मंद मुस्कुराई। उसके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। वह एक ऐसी व्यक्ति है जो नियमों को जानती है। महारानी ने सिर हिलाया। भले ही महामहिम आज महल में नहीं रहे, फिर भी वह प्रणाम करने के लिए जल्दी आ गई। यह देखा जा सकता है कि वह महामहिम की दयालुता से बहुत प्रभावित है। इस समय शाही उपपत्नी झाओ को भी अपना सम्मान देने के लिए आना चाहिए, दीप थुगडंग ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज अभी भी पहले की तरह ही नरम थी। महारानी ने दीप थुगडंग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वह हमेशा से ही शिष्टाचार जानने वाली व्यक्ति रही है। भले ही उसने एक दिन पहले सम्राट की सेवा की हो, फिर भी वह अगली सुबह अपना सम्मान देने आई। शाही उपपत्नी थुक के होठों पर मुस्कान नहीं बदली। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं। उनमें व्यंग्यात्मक भाव छिपा हुआ था। महारानी ने सोचा कि अपने कुछ शब्दों से ही वह उसे इतना असहज कर देगी कि वह ट्रांग लेक येन से भिड़ जाएगी। कितना मजेदार है। अगर वह सच में ट्रांग लेक येन से झगड़ने चली गई, तो अंत में उसे और उसे दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा और उस पर अपने पक्ष के कारण अहंकारी होने का आरोप भी लग सकता है। उस समय क्या पुण्यशाली महारानी वहां खड़ी होकर हंसते हुए तमाशा नहीं देख रही होंगी? इस उपपत्नी को भी चिएउ सुंग नगी का यह विनम्र व्यवहार पसंद है। उपपत्नी थुक ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। महान उपपत्नी आ गई है। संदिग्ध आ रहा है। शाही उपपत्नी और शाही उपपत्नी चियू ऐसे हैं जैसे कि उन्होंने कोई नियुक्ति कर ली हो। उपपत्नी थुक ने एक और वाक्य जोड़ा। रानी मुस्कुराई। संयोग भी भाग्य है। ट्रांग लेक येन अंदर चली गई और उसने देखा कि कमरे में महिलाएं वसंत के फूलों की तरह चमक रही थी। अगर दूसरे लोग उन्हें देखते तो उन्हें लगता कि वे एक दूसरे से बात कर रहे अच्छे दोस्तों का समूह है। ट्रांग लेक येन ने महारानी का अभिवादन किया और जैसे ही बैठी, उसने शाही कुलीन पत्नी थुक को बोलते हुए सुना, अभी अभी महारानी ने सम्राट की सेवा के लिए चियू सुंग नगी बहन की प्रशंसा की और जल्द ही उनका अभिवादन करने आएंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी बहन को आते देखा। दूसरों को बहुत अधिक याद दिलाना वास्तव में अच्छा विचार नहीं है।
ट्रांग लेकयेन ने यह सुना और मुस्कुराया। क्या यहाँ सभी बहनें ऐसी ही नहीं हैं? मैं तो बस नियमों के अनुसार अपना काम कर रहा हूँ। शाही उपपत्नी थुक के ये वाक्य दिलचस्प लगते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे उसे केवल यह बता रहे हैं कि महारानी उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही हैं, या वे जानबूझकर उसके और महारानी के बीच संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ इस महल की बात नहीं है, बल्कि अभी तो दीप थुक डुंग ने भी चियू सुंग नगी की उनके काम को बहुत अच्छी तरह से करने के लिए प्रशंसा की है। रानी मुस्कुराई और बोली, तुम ठीक से व्यवहार करो, सभी लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ट्रांग लेकयेन ने शर्म से मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। यह रानी भी काफी दिलचस्प व्यक्ति है। वह इतनी स्पष्ट रूप से बोलती है कि शाही कुलीन पत्नी थुक के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन उसने दीप थुक डुंग का उल्लेख क्यों किया? हरम में सभी महिलाएं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। उन्हें श्रद्धांजलि देने और कान्ह-ओंग महल से बाहर निकलने के बाद ट्रांग लेकयेन पालकी पर चढ़ गई। रास्ते में महल की कई नौकरानियों और नपुंसकों ने उसे सलाम किया और उसके लिए रास्ता बनाया। उसने जम्हाई ली। उसने कल रात बहुत ज्यादा व्यायाम किया था और उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली थी। यह उपपत्नी शाही उपपत्नी चिएव का अभिवादन करती है। यह आवाज थोड़ी ठंडी और कुछ हद तक अहंकारी थी। ट्रांग लेकयेन ने अपनी तंद्रा को एक तरफ धकेला और उस महिला की ओर देखा जो उसका अभिवादन कर रही थी। वह थोड़ी स्तब्ध थी। क्या यह उसकी छोटी बहन दीप थुक डुंग नहीं थी? उस समय दीप थुक डुंग का गर्भपात हो गया था, जिसके कारण उसकी छोटी बहन को थुक नगी से डुंग हुआ में पदावनत कर दिया गया था। चाहे कोई ऐसा रहस्य था जिसे वह दूसरों को नहीं बताना चाहती थी या नहीं, ट्रांग लेकयेन को पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन यह देखते हुए कि दीप डंग हुआ और दीप थुक डुंग का अब एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था, वह जानती थी कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना लगता था। दीप डुंग हुआ, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रांग लेकयेन ने उस दिशा में देखा जिस ओर दीप डुंग हुआ जा रहा था। दीप डुंग हुआ कैनऊंग महल जा रहा है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, शाही उपपत्नी झाओ। मैं हाल ही में अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और आपको परेशान करने के लिए जिंगयांग पैलेस जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने केवल यह सुना था कि शाही बगीचे में गुलदाउदी खिल गई है, इसलिए मैं आकर उसे देखना चाहती थी। दीप डुंग हुआ का ट्रांग लेकयेन के साथ ज्यादा संपर्क नहीं रहा है, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं है। ट्रांग लेकयेन को उसका जवाब थोड़ा कठोर था, लेकिन फिर भी अपमानजनक नहीं था। यह वास्तव में गुलदाउदी के खिलने का मौसम है। अगर दीप डुंग को फूल पसंद है, तो उसे बाहर जाकर उन्हें और निहारना चाहिए। हालांकि अगर उसका शरीर ठीक नहीं है, तो भी उसे ध्यान देना चाहिए। अन्यथा उसे फिर से वे सभी कड़वी दवाएं लेनी पड़ेंगी, जो दुखद होंगी। ट्रांग लेकयेन मुस्कुराया और कहा, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। महाराज, कृपया अपना समय लें। दीप डुंग हुआ वहीं खड़ी होकर ट्रांग लेकयेन के समूह को दूर दूर तक जाते हुए देख रही थी। फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। मास्टर, दीप थुक डुंग आ गया है। दीप डुंग हुआ के बगल में महल की नौकरानी ने आगे देखा और धीरे से बोली। दीप डुंग हुआ ने ठंडी मुस्कान के साथ उस दिशा में देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, उसने हर तरह से हिसाब लगाया लेकिन फिर भी सम्राट का दिल नहीं जीत सकी। मुझे आश्चर्य है कि कौन अधिक दयनीय है। बोलने के बाद वह पलट गई और अपने बगल की छोटी सड़क पर चली गई। अपनी बड़ी बहन की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई।